हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुस्कान खंडेलवाल बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी से मिल रही हूं न्याय बैच के अंतर्गत। दोस्तों, न्याय बैच एकेएस सिविल एकेडमी के द्वारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, जिससे हम आपकी प्रीलिम्स 2027 एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2027 की तैयारी को और भी मजबूत, बेहतर और हाई क्लास बना सकें। इसीलिए हम हाई क्वालिटी प्रश्नों के साथ आपकी तैयारी पूरी तरीके से सुनिश्चित करवा रहे हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों, प्रीलिम्स के बाद जो सबसे बड़ा, या मैं सीधा बोलूं कि हमारा एग्जाम या हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का मतलब तब होता है, मैं तो सीधा बोलूं प्रीलिम्स में बैठने का मतलब तब होता है जब हम मेंस के लिए तैयार हों। और मेंस के लिए हम तैयार तब होंगे जब हमें बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर राइटिंग आती होगी। और वो हमें कब आएगी? जब हम आंसर राइटिंग करना सीखेंगे। बिना सीखे क्या हमसे कोई चीज बन सकती है? किसी से भी कोई भी चीज नहीं बन सकती। बचपन में भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें एबीसीडी सिखाया जाता है लिखना, वो डॉट बना करके, है ना। इसलिए बिना सीखे कोई भी चीजें नहीं आती। तो आपको एकेएस सिविल एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करना है, वहां से इन्फिनिटी प्लस बैच में आपको लॉग इन करना है, जिस बैच में आपको पूरा पेपर 1 से पेपर 6 तक थ्योरी तो पढ़ाई ही जाएगी बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे, साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे दोबारा पूरा मेंस पढ़ाया जाएगा पेपर 1 से पेपर 6 तक। जिससे क्या होगा कि कंटेंट याद करने के साथ साथ आप लिखना सीख पाओगे, और जब लिखना सीख पाओगे तो आप एग्जाम में उस चीज को बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर पाओगे। फिर भी यदि आपको, अच्छा, इस बैच की वैलिडिटी 2 इयर्स की है, और इस बैच की खासियत यह है कि इस बैच में जो चीजें आपको मिल रही हैं उसके साथ साथ न्याय बैच के अंतर्गत हम जितने भी प्रश्न सॉल्व करेंगे वो बाइलिंगुअल भाषा में उसकी पीडीएफ, या हिंदी और इंग्लिश मीडियम्स में दोनों में पीडीएफ आपको यहां पर फ्री में अवेलेबल करवा दी जाएंगी। आज तक के लेक्चर्स की पीडीएफ वहां पर अपलोड हो चुकी हैं और इसी तरीके से निरंतर अपलोड होती जाएंगी। आपको फिर भी यदि कोई डाउट है, आप यहां बने व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके डायरेक्ट हमारे मेंटोर से बात कर सकते हैं, जहां आप उनसे अपनी तैयारी संबंधित सारी चीजें पूछ सकते हैं, इस बैच से संबंधित और तैयारी से संबंधित। आपको एकेएस सिविल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे आप पूरी तरीके से करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहें और आपको हमारी मेहनत का प्रमाण भी मिल सके कि किस तरीके से हमारे द्वारा की गई मेहनत हमारे लाइव आंसर राइटिंग बैच पर दिख रही है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जब एग्जाम में सीधा छपे आते हैं तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो और चाहे वो मेहनत करने वाले टीचर्स का हो या किसी भी फैकल्टी का हो। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश का जनरल इंट्रोडक्शन, मध्य प्रदेश के फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ लिए थे, और आज हम शुरू करेंगे 2 या 3 लेक्चर्स तक लगभग हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। लेकिन सभी इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर करेंगे। ये 25, 50 या 100 क्वेश्चंस हमारे लिए 200 से 250 क्वेश्चंस का काम करेंगे, और उन 200-250 क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि आयोग आपसे 4 क्वेश्चन भी ना पूछे। क्लियर है? यानी कि यहां दिख रहे एक क्वेश्चन का मतलब आपके आगे आने वाले 10 क्वेश्चंस को सही कराएगा, जिसका प्रमाण आपको इस लेक्चर में आगे देखने के लिए मिलेगा। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है नदियों का नाम, और दूसरा दिया गया है उद्गम स्थल, यानी कि वो कहां से निकलती हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, हम ये पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सिंध नदी कहां से निकलती है, चलिए देखते हैं। उसके बाद पहले सारी रिवर्स, पार्वती, उसके बाद वेनगंगा, और उसके बाद केन। तो केन, पार्वती और सिंध और पार्वती ये दोनों चंबल की सहायक नदियां हैं, जो चंबल में मिलकर बाद में यमुना में मिल जाती हैं। किसमें? यमुना में। वहीं अगर केन की बात करें तो ये बांदा जिला उत्तर प्रदेश में सीधा यमुना से नदी से मिल जाती है। ठीक। उसके बाद बात करें अगर वेनगंगा की, तो ये गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है वेनगंगा। क्लियर है? ध्यान रखना है आप सभी को। तो सिंध नदी का उद्गम
सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सिंध नदी का उद्गम होता है दोस्तों लटेरी तहसील विदिशा से। कहां से? सिंध नदी का उद्गम होता है लटेरी तहसील विदिशा से। बाद में ये चंबल से मिलकर चंबल नदी का हिस्सा बनकर यमुना नदी से मिल जाती है। ध्यान रखना है इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। कितनी है? 470। बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की तो सिंध की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है कुंवारी, पाहुज, पाहुज और कुंद। कुंवारी, पाहुज, कुंद और मऊहर। कुंवारी, पाहुज, कुंद और मऊहर ये क्या है? सिंध की सहायक नदियां। सिंध नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर और सिंध नदी लटेरी तहसील विदिशा से निकलती है। कहां से? लटेरी तहसील विदिशा से। सिंध नदी पर ही अटल सागर डैम बनाया गया है। अटल सागर डैम बनाया गया है जिसकी कैपेसिटी 6 मेगावाट पावर जनरेशन की है। क्लियर है? शिवपुरी में सिंध नदी पर अटल सागर परियोजना का निर्माण किया गया है जिसकी कैपेसिटी 60 मेगावाट की है, यानी कि यहां से 60 मेगावाट पावर जनरेशन होता है। आगे नेक्स्ट है हमारी पार्वती। तो पार्वती नदी ये निकलती है, ये कहां से निकलती है? तो पार्वती नदी निकलती है, आपको ध्यान रखना है, आष्टा सीहोर से। कहां से निकलती है दोस्तों? आष्टा सीहोर से। लेकिन यहां पर तो कुमरा, तो हमारा पहला पॉइंट तो सही हुआ, पहला पॉइंट हमें हमारा जो है वो सही हुआ। सिंध कहां से निकलती है? सिंध निकलती है लटेरी तहसील विदिशा से, पहला सही। दूसरा पार्वती, क्या ये कुमरा विलेज रायसेन से निकलती है? नहीं, क्योंकि कुमरा विलेज रायसेन से बेतवा नदी निकलती है, आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो पार्वती नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है आष्टा सीहोर, आष्टा सीहोर से। ठीक है, इसलिए हमारा दूसरा युग्म जो है वो मैच नहीं है। तीसरा है वेन गंगा। तो मुडारा विलेज, पारसवाड़ा, शिवनी, बिल्कुल सही है। इसे लाइफ लाइन ऑफ शिवनी भी कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ शिवनी। बात करें इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की तो कौन कौन सी हैं? वर्धा है जो वर्धन शिखर बैतूल से निकलती है, पेंच है जो जुन्नर देव छिंदवाड़ा से निकलती है, और कान्हन है, कान्हन, क्लियर, जो कहां से निकलती है? छिंदवाड़ा से। और एक है इसकी ट्रिब्यूटरी कुलबेहरा। तो कुलबेहरा नदी को हम छिंदवाड़ा की जीवन रेखा भी बोलते हैं। वेनगंगा और वर्धा का जो संगम है जो गढ़ी चिरोली महाराष्ट्र में होता है, यानी वेनगंगा और वर्धा आपस में मिल जाती हैं और मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती हैं। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर वर्धा एंड वेनगंगा इज नोन एज प्राणहिता। जैसे गंगा यमुना जहां मिलती हैं उसे हम प्रयाग बोलते हैं, वैसे वेनगंगा वर्धा जहां मिलती हैं उसे हम प्राणहिता बोलते हैं महाराष्ट्र में। बाद में ये दोनों जाकर मिल जाती हैं अपनी पेरेंट रिवर गोदावरी में। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। चौथा है केन, अहीर विलेज कटनी, जी बिल्कुल सही है। इसकी लंबाई है 427 किलोमीटर की। कितनी? 427। कई जगह हमें इसकी लंबाई अलग अलग मिलती है, आपको आंख बंद करके भरोसा करना है। इसकी लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 292 किलोमीटर है। 292 किलोमीटर ये नदी मध्य प्रदेश में बहती है। अहीर विलेज, रीठी विलेज, अहीर विलेज, रीठी विलेज दोनों हैं, कटनी से ये निकलती है। ये ध्यान रखना है, 427 किलोमीटर फ्लो करती है। इसका पौराणिक नाम हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि इस नदी का पौराणिक नाम कर्णावती, दिड़नावटी और सुक्तिमती है। ठीक है, किसका? केन नदी का। इंपॉर्टेंट इसके मैं बात करूं आपसे सहायक नदियों की तो कौन सी हैं? श्यामरी, उर्मिल और सोनार। इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं? इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं श्यामरी, उर्मिल और सोनार नदी। किसकी? केन की। तो ध्यान रखना है, श्यामरी, उर्मिल और सोनार इसकी प्रमुख सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के अहीर गांव से ये निकलती है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं। तो इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, तो देख लेते हैं। ये भी आपने सही बताया, ये भी सही बताया और ये भी। तो कौन सा सही नहीं है? पार्वती, क्योंकि पार्वती निकलती है आष्टा सीहोर से, चंबल की प्रमुख सहायक नदी है। तो आंसर हमारा होगा 1, 3 और 4 सही है।
बाकी जो दूसरे नंबर वाला ऑप्शन है वो गलत है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? अब समझ में आया कि मैं क्यों बोल रही थी कि एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर है। अभी आगे आगे देखें होता है क्या। ठीक है, आओ फिर देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। शिवना नदी, पहले देख लीजिए, शिवना नदी चंबल की सहायक नदी है। क्लियर है? तो शिवना नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है, लेकिन यहां लिखा है कि शिवना काली सिंध की सहायक नदी है, नहीं है। ठीक, शिवना नदी और काली सिंध नदी ये दोनों जाकर चंबल में मिलती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। शिवना नदी और काली सिंध नदी, काली सिंध बागली देवास से निकलती है। कहां से? तो कहां से निकलती है? बागली देवास से। और शिवना और काली सिंध दोनों अलग अलग चंबल नदी से मिलती हैं। क्लियर है? आगे देखिए, चंबल नदी में बटागुर, चित्रा इंडिका, कछुओं की प्रजाति मिलती है। बिल्कुल, चंबल नदी में घड़ियाल और कछुए दोनों मिलते हैं। ठीक है, ये सही है। पहला वाला रॉन्ग है। बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुमरा गांव से होता है, नहीं, क्योंकि बेतवा का उद्गम होता है कुमरा विलेज रायसेन से। तो कुमरा गांव सीहोर में कैसे पहुंच जाएगा? तो कुमरा विलेज रायसेन से किसकी उत्पत्ति होती है? बेतवा नदी की। क्लियर है? ध्यान रखना है, बेतवा नदी का उद्गम कुमरा विलेज रायसेन से होता है, कुमरा विलेज रायसेन से। क्लियर? इसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो 232 किलोमीटर है। बात करें बेतवा नदी की, तो यहां पर प्रमुख टूरिस्ट स्थल जैसे कि ओरछा है, जैसे कि सांची है, जैसे कि चंदेरी जैसे प्रमुख स्थल यहां पर स्थित हैं। इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश की गंगा हम इसे प्रदूषण के आधार पर भी कहते हैं। जैसे कि गंगा नदी के किनारे प्रमुख पवित्र स्थल स्थित हैं, वैसे ही यहाँ पे बेतवा के किनारे प्रमुख पवित्र स्थल हैं, ओरछा है, सांची है, चंदेरी है। ठीक है, और प्रदूषण के आपसे पूछा जाएगा कि प्रदूषण के बेसिस पर मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहते हैं प्रदूषण के आधार पर, तो आप बोलेंगे बेतवा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर हम किसको कहते हैं, तो आप उत्तर देंगे नर्मदा नदी को, क्योंकि हम उन्हें क्या बोलते हैं? मां नर्मदा। नर्मदा नदी को हम क्या बोलते हैं? उसकी पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा, गिवर ऑफ प्लेजर, खुशियों की दाता बोलते हैं। ठीक है, तो बेतवा नदी का उद्गम कुमरा विलेज रायसेन से। प्रमुख तीर्थ जो स्थल हैं या प्रमुख जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं वो बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। बेतवा नदी का मेंशन हमें कालिदास की मेघदूतम में भी मिलता है और बाणभट्ट की कादंबरी में भी मिलता है, जिसे हम विश्व की पहली नॉवेल के रूप में, विश्व के पहले उपन्यास के रूप में जानते हैं, कादंबरी को। उसके बाद बात करूं कि बेतवा का प्राचीन नाम, अक्सर पूछा जाता है कि बेतवा का प्राचीन नाम बताइए, तो बेतवा का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? बेतवा का प्राचीन नाम है वेत्रावती। क्या नाम है? वेत्रावती। ध्यान रखना है। बात करें इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की, तो धसान, जमानी, बीना, हलाली और ओर। बीना नदी सागर, धसान रायसेन से निकलती है, जमानी सागर से, बीना सागर से, हलाली विदिशा से। क्लियर? ये क्या है? बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्लियर? ये क्या है? बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां, धसान रायसेन, जमानी और बीमना सागर, उसके बाद हलाली विदिशा से निकलती है। क्लियर है? आगे देखिए, तो ये वाला पॉइंट भी गलत है क्योंकि कुमरा विलेज रायसेन में है। आगे, रनेह जलप्रपात बेतवा पर स्थित है, नहीं। रनेह, पांडव और गाथा जलप्रपात, रनेह जलप्रपात, गाथा जलप्रपात, पांडव जलप्रपात, ये तीनों जलप्रपात केन नदी पर स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो शिवना चंबल की सहायक नदी है, ये गलत है। सॉरी, आपको यहां पर फैक्ट्स दिए गए हैं, नदियों से संबंधित तथ्य में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो केवल ये वाला सही है कि बटागुर, चित्रा इंडिका, कछुओं की प्रजाति चंबल में पाई जाती है। अब जैसे उसमें लिखा था शिवना काली सिंध की सहायक है, तो नहीं, मैंने क्या बताया? चंबल की। फिर उसके बाद बेतवा नदी का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से, रनेह जलप्रपात केन नदी पर स्थित है। क्लियर है आप सभी को इतनी चीजें? आगे,
केन नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार करना है आप सभी को। केन नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार करिए। देखते हैं यहां पर, केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी कटनी से होता है। कैमूर पहाड़ी, आहिर गांव, कटनी। क्लियर, सही है ये वाला हमारा। सोनार, गुदेन, मीरहासन, चंद्रावल इसकी सहायक नदियां हैं, बिल्कुल सही है। एक श्यामरी भी आप लिख लीजिए, श्यामरी, और एक आप लिख लीजिए उर्मिल नदी, एक आप लिख लीजिए उर्मिल। तो उर्मिल, श्यामरी, सोनार, गुदेन, उसके बाद मीरहसन, चंद्रावल इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी सही है। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गंगा नदी में होता है, इज रॉन्ग, बिकॉज इसका मुहाना तो यमुना नदी में होता है। ठीक, आगे, पियावान जलप्रपात केन नदी पर स्थित है। जी नहीं, पियावान जलप्रपात दोस्तों टोन नदी में स्थित है। कहां पर? रीवा में। ठीक है, तो हमारे करेक्ट कौन कौन से हैं? 1 एंड 2 देखेंगे तो ओनली 1 एंड 2। क्या हम सही हैं? बिल्कुल सही हैं। 1 एंड 2 इज अवर करेक्ट आंसर। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना में होता है। पियावान जलप्रपात रीवा पर बीहड़ यानी टोन या उसकी सहायक नदी पर स्थित है। क्लियर है आप सभी को? अब बातें आगे देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। कर लेते हैं। प्रमुख घाटों के बारे में पूछा जा रहा है। क्या राजघाट ताप्ती नदी पर है? जी, राजघाट ताप्ती नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा निर्धारित करने वाली नदी है। कौन सी? ताप्ती नदी। हमने पढ़ा था ना इसको जनरल इंट्रोडक्शन में। ये है हमारी ताप्ती रिवर जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। मध्य प्रदेश से बहते हुए महाराष्ट्र होते हुए कहां चली जाती है? गुजरात के सूरत जिले में। वहां खंबत की खाड़ी में मिलकर अरब सागर में समाहित हो जाती है। इसे सूर्यपुत्री या सुरसुता भी कहते हैं। क्लियर? मध्य प्रदेश की किस नदी को हम सूर्य की पुत्री कहते हैं? ताप्ती नदी को कहते हैं। आगे और पढ़ेंगे हम ताप्ती नदी के बारे में। अभी आपसे केवल घाट पूछे जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद ये मध्य प्रदेश की लाइफलाइन रिवर नर्मदा, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन रिवर नर्मदा के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या नर्मदा में संग्राम घाट स्थित है? क्या नर्मदा में संग्राम घाट स्थित है? जी, नर्मदा में संग्राम घाट स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में जबलपुर में संग्राम घाट का निर्माण करवाया गया था। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज हैं। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर की है, जिसमें मध्य प्रदेश में 1077 लगभग 87% जो नर्मदा नदी का भाग है वो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होता है। क्लियर है? ध्यान रखना। और इसमें एक घाट नहीं, इसमें कई घाट हैं। इसमें एक जलप्रपात नहीं, कई जलप्रपात हैं। हम पढ़ेंगे सारी चीजें आगे। ठीक, आगे है बेतवा रिवर पर कंचन घाट, बिल्कुल स्थित है बेतवा रिवर पर कंचन घाट ओरछा में। ठीक है, आगे बेतवा नदी पर सेठानी घाट, सॉरी नर्मदा नदी में सेठानी घाट, जी हाँ बिल्कुल स्थित है होशंगाबाद में, होशंगाबाद में। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑल ऑफ दी अबव। ये आपको बताया गया। संग्राम घाट मंडला में, ताप्ती नदी में राजघाट, एक संग्राम घाट कहां पर है? जबलपुर में, और एक मंडला में भी है। ध्यान रखना है, नर्मदा नदी में दोनों। बेतवा नदी कंचन घाट ओरछा और नर्मदा नदी सेठानी घाट होशंगाबाद, यही हमने पढ़ा है। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिकली अगर आपसे संग्राम घाट पूछा जा रहा है तो आप उत्तर में मंडला ही टिक लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार हो सकता है मंडला जबलपुर दोनों ऑप्शन में हो, तो आप मुझसे पूछोगे कि मैम हम क्या टिक लगाएं, तो आप टिक लगाना मंडला। क्लियर है कंफ्यूजन? आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सभी जो नदियां हैं, मध्य प्रदेश की जो मेजर नदियां हैं वो अपने ओरिजिन से निकलकर आगे चलते हुए किसी न किसी दूसरी नदी में मिल जाती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की केवल 3 ही ऐसी नदियां हैं जो वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ बहती हैं। कुछ जो नदियां हैं वो मध्य प्रदेश की पूर्व में बहती हैं,
कुछ जो हैं वो दक्षिण में बहती हैं, जैसे वेनगंगा हो गई, वर्धा हो गई। तो ये सारी दूसरी नदियों में। देखिए मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊं अगर यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या आपसे कहा जा रहा है। ये है मान लीजिए वर्धा, ये है वेनगंगा, ये है पेंच। ये नदियां ऐसी हैं जो दक्षिण की तरफ जाती हैं, मध्य प्रदेश से निकल के दक्षिण में होते हुए। लेकिन वहां पर भी तो इनका मुहाना गोदावरी से हो रहा है, वहां पर भी तो ये गोदावरी से मिल रही हैं। ठीक, तो मिल गई दूसरी नदी में। बात करें चंबल की, तो चंबल ये है, सिंध ये है, बेतवा ये है, केन ये है, टोन ये है, सोन। ये हुई मध्य प्रदेश की नदी। कौन कौन सी, देखिए चंबल, चंबल, फिर है यहां पर सिंध, फिर है यहां पर बेतवा, केन, टोन और सोन। ये हो गई मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। ये कौन सी नदियां हैं, ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। कौन सी, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जिसमें ये जो नदी हैं ये सारी नदियां मिल जाती हैं यमुना में, ये मिल जाती हैं यमुना में, और टोन और सोन मिलती हैं किसमें, गंगा में। यानी दूसरी नदियों में मिल तो रही हैं, दूसरी नदियों में ये मिल तो रही हैं। उसके बाद पूर्वी प्रवाहित नदी की बात करें तो ये सब तो उत्तर है, लेकिन सोन पूर्वी प्रवाहित नदी है, मध्य प्रदेश में जो है वो बहती है, फिर पूरा उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर उसके भी पूर्व बिहार में जाती है, और बिहार के दानापुर जिले में, पटना दानापुर जिले में किससे मिल जाती है, गंगा नदी से। तो गंगा की सहायक टोन और सोन। हम पढ़ते हैं ना कि पेनिनसुलर रीजन से या प्रायद्वीपीय भारत से गंगा की दो सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, टोन और सोन। ठीक, ये चारों किसमें, यमुना में मिल जाती हैं। तो ये हो गई। अब बची तीन प्रमुख नदियां, एक माही नदी, एक ताप्ती नदी, और एक ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी। तो ये नदियां कैसे बहती हैं, देखिए पहले मैं लिख देती हूं। ये है ताप्ती नदी, उसके बाद ये है हमारी नर्मदा नदी, और ये है हमारी माही रिवर। क्लियर है। माही मिंडा सरदारपुर, सरदारपुर धार से निकलती है, हाँ वही सरदारपुर जहां की जमुना देवी थी। अब जमुना देवी कौन है, पॉलिटी में सब पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है। ये जो हमारी कौन सी नदी है, माही, जिसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी बताऊंगी आगे, पेशेंस रखना है। तो माही नदी, जिसे हम पृथ्वी की पुत्री आदिवासी की गंगा कहते हैं, जी हाँ वही माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, धार रीजन से। अब ये मध्य प्रदेश की ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ये जो नदियां हैं ये कैसे फ्लो होती हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती हैं। यानी कि ये मध्य प्रदेश की 3 पश्चिम में प्रवाहित नदियां हैं, जो अन्य किसी नदियों में ना मिलकर अरब सागर में समाहित हो जाती हैं। अन्य नदियों में ना मिलकर दोस्तों ये अरब सागर में समाहित हो जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो अरब सागर में समाहित हो जाती हैं और जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, तो मध्य प्रदेश की 3 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के नाम ध्यान रखना, नर्मदा, माही, ताप्ती। बाकी सारी उत्तर, दक्षिण और पूर्वी फ्लोइंग है, जो दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। ठीक, तो यहां पर हमारा आंसर होगा नर्मदा। क्लियर है, आंसर है नर्मदा। नर्मदा, ताप्ती एवं माही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच, कान्हन। उत्तर पूर्व की ओर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स। ठीक है, ये उत्तर नहीं, यहां पर दक्षिण लिखना। ठीक है दोस्तों, दक्षिण लिखना, क्योंकि ये नदियां यहां से निकलकर अपने दक्षिण में जाके गोदावरी से मिलती हैं। ठीक है, आगे देखिए। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन किसमें होता है, वो दूसरी नदियों से मिल जाती हैं। अभी हमने ये बात पढ़ी। ठीक है, आगे है, निम्न में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है। तो ताप्ती नदी से क्या संबंधित है, ताप्ती नदी जिसका उद्गम कहां से होता है, जिसका उद्गम होता है ताप्ती कुंड, ताप्ती कुंड, ताप्ती कुंड मुलतई बैतूल से। ताप्ती कुंड मुलतई बैतूल से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे हम सूर्य सुता
यानी सूर्य की पुत्री, साथ ही साथ सूर्य पुत्री, तापी, पायोषणी, पायोषणी भी बोलते हैं। ये क्या है इसके, ये इसके अन्य नाम है, इसको सहायक नदियां ना समझ लेना, ठीक है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। ये नदी गुजरात के सूरत में जाकर खंबत की खाड़ी में मिलकर, खंबत की खाड़ी में जाकर अरब सागर में, अरेबियन सी में, अरब सागर में समाहित हो जाती है। बात करें ताप्ती नदी की, बात करें ताप्ती नदी के अगर हम ट्रिब्यूटरीज की, सहायक नदियों की, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। एग्जाम में पूछा गया था किसके बारे में, पूर्णा किसकी सहायक नदी है, ताप्ती की। बहुत सारे लोग इसका आंसर गलत करके आए थे। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं पूर्णा, गिरना, उतावली, अनार, तितुर, अमरावती। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक। ताप्ती नदी में बैतूल में, सॉरी बुरहानपुर में राजघाट स्थित है। कहां पर, बुरहानपुर में, ठीक है। और साथ ही साथ स्वाली बंदरगाह गुजरात में स्थित है। किसमें, ताप्ती में। ताप्ती कहां कहां प्रवाह होती है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में, ठीक है। तो हटनूर डैम का किसमें है, तो हथनूर बांध, स्वाली बंदरगाह, पारसडोह बांध और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। हटनूर बांध महाराष्ट्र में है ताप्ती में, पारसडोह डैम बैतूल में है, स्वाली और सूरत बंदरगाह गुजरात में है। पारसडोह बांध, हटनूर बांध और स्वाली बंदरगाह, ये तीनों ताप्ती नदी में स्थित हैं। ताप्ती नदी के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें आप सभी को याद रखनी है। क्लियर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है किसको, अगर नॉर्मल इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है जहां कुछ भी नहीं लिखा, तो आप बोलेंगे कि बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके किनारे कुछ प्रमुख मध्य प्रदेश में शहर स्थित हैं, और दूसरी बात है कि यह मध्य प्रदेश में प्रदूषण भी ज्यादा है इसमें। लेकिन अगर बात की जाए पवित्रता के आधार पर, अगर बात की जाए पवित्रता के आधार पर, पवित्रता के आधार पर, तो किसे बोलते हैं मध्य प्रदेश की गंगा, नर्मदा को। और ओवरऑल हम नॉर्मली किसे बोलेंगे यदि इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो बेतवा को। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बेतवा है। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। बेतवा के किनारे भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी, ओरछा जैसे धार्मिक स्थल होने के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। क्लियर है इतना आप सभी के लिखो। आगे देखिए मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आइए बात करते हैं नदियों की लंबाई की। तो अगर हम चंबल की बात करें तो ये नदी है 965 किलोमीटर की। बात करें पार्वती की, छोटी नदी है, सहायक नदी है। क्लियर है, ध्यान रखना है। बात करें यदि बेतवा नदी की, क्लियर है, बेतवा नदी की, तो अभी हमने इसकी बात की थी 590 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर। और नर्मदा नदी की बात करें तो 1312 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। उसके बावजूद ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है। कुल लंबाई 1312, मध्य प्रदेश में 1077, बाकी कहाँ कितनी है वो हमारे लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, हमको मतलब है मध्य प्रदेश से। आगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है। दोस्तों देखिए मध्य प्रदेश में बड़े से छोटे की अगर बात करें तो 6 अफवाह तंत्र हैं। पहला है गंगा यमुना, फिर नर्मदा, माही, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ड्रेनेज सिस्टम है और ये मध्य प्रदेश का सबसे
बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि मध्य प्रदेश की अधिकांश लंबी बहने वाली नदियां इनमें मिल जाती हैं और मिलकर ड्रेनेज एरिया का निर्माण करती हैं। यानी कि व्हाट इज ड्रेनेज एरिया? The area drained by its river, its tributaries and distributary. What is distributary? रिवर की सहायक होती है ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी की भी सहायक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसे कि ये अगर मैं यहां पर बनाती हूं, ये चंबल नदी है मान लो, ठीक है, एक आप मान लीजिए चंबल है और ये है इसकी ट्रिब्यूटरीज जो सीधा नदी को मिल जाती हैं। अब मैंने बात की कि ये कौन सी नदी है, ये मान लीजिए आप यमुना, इसको चंबल छोड़ो, इसको मान लो यमुना, ठीक है, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। तो यमुना की सहायक नदियों में मान लीजिए मैंने इसको लिखा है चंबल। अब मेरे को इसमें मेंशन करना है कि आप चंबल की भी एक सहायक नदी बताओ पार्वती के बारे में। तो ये चंबल की सहायक नदी यहां से निकलेगी जिसको हम बोलेंगे पार्वती। तो ये चंबल की तो सहायक है, लेकिन अगर हम यमुना पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यमुना की ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये आपको ध्यान रखना है, यमुना की ट्रिब्यूटरी और ये डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी को हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। जैसे गंगा नदी जब बंगाल जाती है तो वहां उससे उसकी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी मिलती है जिसका नाम है हुगली नदी। ठीक, ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सिस्टम ड्रेनेज है कौन सा? गंगा यमुना अपवाह तंत्र। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कहां से माना जाता है? अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ था। ध्यान रखना है, अमरकंटक अनूपपुर से होते हुए जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, धार, देवास, अलीराजपुर, वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर होते हुए गुजरात में जाती है। गुजरात के भरूच जिले में खंबत की खाड़ी में गिरकर अरब सागर में समाहित हो जाती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, जिसमें मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। इसकी टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें 22 साउथ से और 19 इसे नॉर्थ से ज्वाइन करती हैं। नहीं सॉरी, 22 नॉर्थ से यानी 22 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और 19 इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर है? क्लियर? तो नर्मदा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी 19 और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं कितनी? 22। ठीक है, ध्यान रखना है। अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, उसके बाद फिर ये मध्य प्रदेश में इस तरीके से फ्लो होते हुए गुजरात में खंबत की खाड़ी में मिलकर अरब सागर में समाहित हो जाती है। बात करें इनकी इंपॉर्टेंट हम ट्रिब्यूटरीज की, तो जो लेफ्ट बैंक में है उसमें कौन कौन सी है? एक है हिरण, फिर है इसमें हथीनी, फिर है इसमें तिंडोली, नेक्स्ट है इसमें चंद्र केसर, फिर है इसमें चोरल, मान। ये इसकी प्रमुख लेफ्ट बैंक है। और राइट बैंक की अगर हम बात करें, सॉरी ये इसके इंपॉर्टेंट राइट बैंक थी, ये इसकी राइट बैंक। लेफ्ट बैंक की अगर बात करें तो कौन कौन सी हैं? दूधी, बारनार, गंजल, देनवा, तवा, सुक्ता, गोई और कुंडी। ये इसके इंपॉर्टेंट क्या है? लेफ्ट बैंक है। तो इंपॉर्टेंट इसको मैं यहां पे फिर से एक बार लिख देती हूं जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए 1922 ऐसे लिख लीजिए, ये राइट बैंक है, ये लेफ्ट बैंक है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट राइट बैंक है हिरण, हथीनी, तिंदोली, ऊटी, चंद्रकेसर, चोरल, मान। और लेफ्ट बैंक है दूधी, बारनार, गंजल, देनवा, तवा, छोटी तवा, शुक्ता, गोई और कुंडी। ये नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां। नर्मदा को गिवर ऑफ प्लीजर, शिवपुत्री, नमो दोष, रेवा आदि नामों से जानते हैं। आपको एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम या नर्मदा को शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? तो नर्मदा का नाम शतपथ ब्राह्मण में रेवा कहा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है और अगर आपसे पहाड़ी पूछ ली जाए तो मैकाल पहाड़ी से। ठीक है, आगे
निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच प्रवाहित होती है? सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच। मैप से मैंने आपको फर्स्ट डे ही कहा था, ज्योग्राफी जब हम स्टार्ट कर रहे थे, कि जिस स्टूडेंट ने मध्य प्रदेश के मैप में अपनी कमांड बना ली, उन्हें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में जीवन में कभी दिक्कत नहीं होने वाली, यानी जब तक भी आप तैयारी करेंगे तब तक। ये है मान लीजिए विंध्य पर्वत श्रृंखला जो मध्य प्रदेश के नॉर्थ में है, और ये है हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो मध्य प्रदेश के साउथ में है। यहां पर प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। तो कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? नर्मदा। सीधा आंसर आपको टिक लगाना है, नर्मदा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से होता है। ये भ्रंश घाटी में बहती है, एस्चुरी का निर्माण करते हुए खंबत की खाड़ी में गिर जाती हैं। एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? जो दूसरी नदियों में नहीं मिलती बल्कि अरब सागर में समाहित हो जाती हैं, सीधा समुद्र में गिर जाती हैं। आगे, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर रजौरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का पता चलता है? तो हमें पता चलता है जीवाश्म का नर्मदा में। इनफैक्ट ह्यूमंस जो हैं उनका भी पहला जो फॉसिल है, यानी कि एक मानवीय खोपड़ी जो है, वो भी तो हमें नर्मदा सोन घाटी से ही मिली थी। तो ह्यूमन की भी अगर बात करें तो इस दुनिया में भारत में सर्वप्रथम ह्यूमन एविडेंस के साक्ष्य भी हमको नर्मदा घाटी से ही मिले थे। रजौरस, जिसे हम छिपकलियों का राजा कहते हैं, इज अ स्पीशीज ऑफ कार्निवोरस डायनो, एक प्रकार का डायनासोर होता है। इट्स फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग 1982-84 बाय इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट सुरेश श्रीवास्तव फ्रॉम नर्मदा वैली रीजन इंक्लूडिंग महिसागर इन गुजरात एंड जबलपुर इन मध्य प्रदेश। तो हो सकता है आज तक आपसे केवल अरुण सोनकिया का नाम पूछा गया, लेकिन आगे आपसे सुरेश श्रीवास्तव का नाम पूछ लिया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने नर्मदा नदी पर रजौरस के कंकालों के अवशेष खोजे थे। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है? मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है? तो अभी हम यहां पर रिवर्स ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे थे, किसकी? नर्मदा की। तो ये लिखा है मान, ये लिखा हुआ है, किसकी सहायक है देख लेते हैं। अच्छा, नर्मदा नदी की। तो क्या होगा आंसर? नर्मदा की सहायक नदी क्या है? मान। नर्मदा की सहायक नदी देख लेते हैं। यह नदी का उद्गम मनावर धार से होता है। मान परियोजना धार जिले में स्थित है और नर्मदा की सहायक नदी है। आगे, तवा, देनवा, शक्कर निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? देख लेते हैं यहां पर। तवा, देनवा और शक्कर देख लेते हैं। तो तवा, देनवा, शक्कर, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की। तो वापस से हम यहां पर आ जाएंगे, ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से 22 बाएं यानी लेफ्ट और 19 दाएं यानी कि राइट में आकर मिलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मध्य प्रदेश की किस नदी को हम गिवर ऑफ प्लेजर या खुशी का दाता बोलते हैं? तो आंसर इज नर्मदा रिवर। आंसर इज नर्मदा रिवर। वहीं बेतवा को हम वेत्रावती, चंबल को हम चरमावती और राजा रतिदेव की कीर्ति बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा रतिदेव जो थे वो यज्ञ कर रहे थे और इस यज्ञ से, उसके प्रताप के यज्ञ के प्रताप से इस नदी का उद्गम हुआ था। इसीलिए माना जाता है इसे राजा रतिदेव की कीर्ति, राजा रतिदेव के द्वारा क्रिएट की हुई। ठीक है, उसके बाद तापी, ताप्ती, तो तापी, सुरसुता, पायोशणी और सूर्यपुत्री। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, नर्मदा के एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला कि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है और खंबत की खाड़ी में गिरती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, ये तो कोई रीजन नहीं है। ये एक छोटी नदी है, सवाल ही नहीं है। देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये पूर्व की ओर बहती है। अरे कहां भाई, ये तो ऐसे बहती है वेस्ट की ओर। तो आंसर क्या होगा कि ये भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, मंडला जिला किस नदी के किनारे है? आंख बंद करके नर्मदा के किनारे टिक लगा देना है। आगे, नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? एस्चुरी। एस्चुरी।
फ्लड बाढ़ को, नदी का डेल्टा अन्य नदियों में जो मिल जाती है, और ब्रिज जो ये रोड है और नीचे नदी है तो उसको ब्रिज बोलेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर ब्रिज नहीं बनाना, हम पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर हमको थोड़ी ना बनना है, हमें क्या बनना है, अधिकारी, जिसके लिए हमें ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे कि एस्चुरी का निर्माण नर्मदा और ताप्ती नदी करती हैं। आगे, मध्य प्रदेश के किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर राजघाट, अब देखिए एक आपको राजघाट पूछ लिया, अब चाहे पीपल घाट हो, नागझिरी घाट हो, सत्यारा घाट हो, ये सभी कहाँ स्थित हैं, बुरहानपुर में, ये सभी स्थित हैं बुरहानपुर में। ये क्वेश्चंस कॉमन सेंस से सॉल्व होते हैं और तब सॉल्व होते हैं जब आप क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियों के नाम बताइए। तो सोन और कश्यप, ये कश्यप तो नाम ही नहीं सुने, नर्मदा और सोन, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, तो ताप्ती यहाँ कहाँ, ताप्ती तो महादेव रेंजेस से निकलती है। कावेरी और सिंधु, तो सिंधु यहाँ कहाँ, सिंधु तो कहाँ से निकलती है, भोकारचू ग्लेशियर, ठीक है, बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, तो वो यहाँ तो आएगी नहीं। तो नर्मदा और सोन नदी मैकाल पहाड़ियों से निकलती हैं। आगे, महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है। तो महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में निमाड़ के मेले का आयोजन किया जाता है। नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर पर निमाड़ मेले आयोजित किया जाता है। महेश्वर घाट का निर्माण भी नर्मदा नदी पर ही अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया था, ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे है। तो धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा के किनारे मेघनाथ तपोस्थली है, जिसका जो हमें वर्णन है वो विष्णु पुराण में भी मिलता है। किसमें मिलता है, विष्णु पुराण में, ठीक है। आगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको पेरेंट रिवर दी हुई है और आपसे उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। नर्मदा नदी तवा बारना बिल्कुल सही है। सोन नदी जोहिला गोपद सही है। वेनगंगा नदी वर्धा और कानन, अभी स्टार्टिंग में शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने पढ़ा। और माही नदी शिवना और बनास, तो क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि शिवना और बनास तो चंबल की सहायक नदियां हैं। क्लियर, क्लियर है, किसकी सहायक है, चंबल की, ये आपको ध्यान रखना है। माही की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, सोम है, चाप है, जाखम नदी है, अनास नदी है, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज है, माही नदी की। ठीक, तो हमारा गलत युग्म कौन सा है, फोर्थ वाला। शुरुआत के 3 सही है, तो 1 2 3 को टिक लगा देना है। देखिए, चंबल नदी है, शिवना और बनास। देखिए लिखा है माही, सोम, जाखम, चाप, अनास, ऊजस। आगे नेक्स्ट है, नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है। नर्मदा नदी पर सीता माता का प्राचीन मंदिर, तो अब हम यदि इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहां पर टिक लगाएंगे, अनूपपुर में। ठीक है, क्योंकि अनूपपुर अमरकंटक में नर्मदा नदी के किनारे कई सारे मंदिर स्थित हैं, लेकिन नर्मदा नदी पर स्थित सीता माता का मंदिर देवास जिले में स्थित है। नर्मदा के किनारे सीता माता का प्राचीन मंदिर है और देवास के नेवावर को नर्मदा का नाभि कुंड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, नर्मदा का नाभि प्रदेश या नर्मदा का नाभि कुंड कहां पर है, नेमावर, देवास में। क्लियर है, तो यहां पर ध्यान रखना है, सीता माता का जो प्राचीन मंदिर है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, देवास जिले के पिपरी गांव में। देवास जिले के नेमावर को नर्मदा का नाभि कुंड भी कहा जाता है। तो आई होप आप सबको आज के 25 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अभी हमने नदियां शुरू की हैं, मात्र हमने शुरू की हैं। अभी नदियों के बारे में 1 से 2 और क्लासेस लेंगे, जिसमें नदियों को और भी बेहतर ढंग से हम समझेंगे, पढ़ेंगे और सभी नदियों के बारे में डिटेल में कुछ चीजें जानेंगे। जैसे आज हमने नर्मदा के डिटेल पढ़ा, आज हमने केन नदी का विस्तार पूर्वक जो है उससे पढ़ा, आज हमने बेतवा नदी को पढ़ा। ऐसे ही मध्य प्रदेश को नदियों का मायका हम यूं ही नहीं कहते। मध्य प्रदेश से छोटी बड़ी सभी नदियों को मिलाकर, मध्य प्रदेश से छोटी बड़ी नदियों को सभी को मिलाकर लगभग कई 100 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से 16 हमारी प्रमुख,
नदी हैं। कितनी प्रमुख नदियां हैं? 16 हमारी प्रमुख नदियां हैं। उद्गम तो कई सौ नदियों का होता है मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो 16 प्रमुख नदियां हैं, जिसमें नर्मदा, चंबल, ताप्ती, बेतवा, ये सारी नदी शामिल हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी अगले लेक्चर में, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए न्याय बैच में और अपने प्रीलिम्स की तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।